गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कॉटन का, जो कल भी हमने किया था। कल हम कर रहे थे सूती वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। उसमें कुछ प्रोसेस हमने की थी कि कौन कौन से प्रोसेस से होकर सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें किए थे। तो आज का जो है हमारा, कल कॉम्बिंग किया था। कॉम्बिंग के बाद आता है स्टाइलिंग, यानी पूनी बनाना आता है। पूनी बनाना कल आपको बताया था कि कॉटन यानी कि सूती वस्त्रों का जब निर्माण करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। उसमें आपको बताया था कि जो कोए होते हैं उनको एकत्रित किया जाता है। उनको एकत्रित करके फिर उनकी ओटनी की जाती है, यानी बिनोलों को अलग किया जाता है। बिनोलों को अलग करने के बाद उनकी धुनाई का काम किया जाता है। धुनाई के बाद उनकी कॉम्बिंग का काम किया जाता है और कॉम्बिंग के बाद में उसका पूनी बनाई जाती है। पूनी में अब इसमें क्या करेंगे हम, पूनी बनाने में इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी पतली पतली पूनियां बनाई जाती हैं। जो ये प्रक्रिया होती है इसमें रुई जो होती है उसकी छोटी छोटी पूनियां बना ली जाती हैं, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 इंच व मोटाई है वो उसकी 1 इंच होती है। इनकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 इंच होती है और इनकी जो ये लंबाई होती है और इनकी जो मोटाई होती है वो लगभग 1 इंच तक की इनकी मोटाई होती है। इस हिसाब से क्या है, उनकी पूनियां बना लेते हैं। उन पूनियों को फिर क्या किया जाता है, पूनियों को पूनी बनाने के लिए कॉर्ड स्लाइवर या कॉम्ब स्लाइवर को मशीन में से होकर गुजारा जाता है, जिससे मोटी पूनियां बनकर तैयार हो जाती है। जो मोटी मोटी पूनियां होती हैं, आपको कल की क्लास में बताया था कॉर्ड स्लाइवर क्या होती है। मोटी मोटी जो पूनियां बन जाती है उनको अब हमने क्या किया, 6 से 7 इंच की जो लंबाई है और 1 इंच मोटाई में उनको काट लिया जाता है। अब उन मोटी मोटी जो पूनियां हैं उनको पतली पतली पूनियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही रेसे आपस में सट जाते हैं, जिससे इनकी जो रचना होती है, इनकी जो रचना है वो और भी कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी सघन हो जाती है। आपस में ये एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं। अब इन्हें रोलिंग फ्रेम जो होता है, एक रोलिंग फ्रेम है, घूमने वाला फ्रेम होता है, इसके ऊपर इनको लपेट दिया जाता है। अब इन्हें रोलिंग फ्रेम पर लपेट देने के बाद इस प्रकार इस मशीन से महीन एवं पतली पतली पोनियां है वो बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इन पोनियों के बाद में कताई की जाती है। पोनियों के बाद में अब इनकी कताई का कार्य किया जाता है। कताई में स्पिनिंग की जाती है। इनकी स्पिनिंग यानी कताई या ऐठन देना, ऐठन देना, बटना, ये सारे बटना होता है, यानी ट्विस्ट करना। मेनली आप दो वर्ड्स याद रखो, कताई और ऐठन देना। इन्हें क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहा जाता है। स्पिनिंग की प्रोसेस होती है। स्पिनिंग करने के बाद पूनी निर्माण के पश्चात सूत की कताई हाथ अथवा मशीनों से दी जाती है। पहले हाथों से किया जाता था। अब जो चरखे पर आपको बताया है, चरखे पर क्या किया जाता है, चरखे पर भी कताई का कार्य किया जाता है। जब धागे वाला चक्र आएगा तो हम बताएंगे कि कताई किस प्रकार से की जाती है। तो उनको ट्विस्ट करना यानी ऐठन देना, बल देना, वो क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाती है। तो धागे में जितनी ज़्यादा ऐठन होगी उतना ही मजबूत कपड़ा बनेगा, और ऐठन ज़्यादा देने से कपड़े में मजबूती तो आती है, लेकिन वो खुरदरा कपड़ा बनकर तैयार होता है। परंतु जिन धागों में जो ऐठन या ट्विस्ट दी जाती है, अगर वो कम दी जाती है तो उनके कंपैरिजन में, जिनमें ट्विस्ट ज़्यादा थे उनके कंपैरिजन में स्ट्रेंथ होती है वो कपड़े की थोड़ी सी कम होती है, और उनकी जो चिकनाई है वो उनके कंपैरेटिव थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्योंकि ट्विस्ट देने से, ऐठन देने से क्या हो जाता है, वो खुरदरा कपड़ा बनकर तैयार होता है। जबकि ऐठन कम देते हैं तो उसमें सॉफ्ट कपड़ा बनकर
तैयार होता है। अब इसके बाद में कटाई के बाद में क्या किया जाता है, बुनाई की जाती है, यानी वीविंग का कार्य किया जाता है। वीविंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। इसमें वीविंग का कार्य किया जाता है। वीविंग में आपको बताया थे वार्प और वेफ्ट वाइज ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वार्प होते हैं, और ये क्या बताया था आपको, ये क्या होते हैं, वेफ्ट होते हैं। वीविंग की जो क्रिया होती है उसमें दो धागों का मुख्यतः दो धागों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः दो धागों का प्रयोग किया जाता है, दो धागे यूज करते हैं। ये वाले जो यार्न होते हैं, दो लेंथ वाइज जो यार्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वार्प कहलाते हैं, यानी ताना कहलाता है। और ये वाले जो यार्न होते हैं इनको क्या कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वेफ्ट, या इनको कहा जाता है फीलिंग यार्न भी कहा जाता है, इनको फीलिंग यार्न कहा जाता है, या फिर इन्हें बाना कहा जाता है। ताना और बाना, ये वाले जो लंबाई में जो होते हैं वो ताना होता है, और जो वेफ्ट में जो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं इन्हें वेफ्ट यानी बाना कहा जाता है, या इनको फीलिंग यार्न भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी क्या की जाती है, ऐसे ऐसे फीलिंग की जाती है। आप घर में दरिया वगैरह कोई बनाते हैं, मोस्टली लोग घरों में दरिया बनाते हैं तो उसमें देखा होगा पहले अड्डा जो फ्रेम होता है उसके ऊपर ताने का कस देते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके क्या किया जाता है, फीलिंग की जाती है, उसकी भराई का कार्य किया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, ये फैब्रिक बनकर तैयार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और स्पिनिंग भी पूछ ली जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पिनिंग क्या होती है और वीविंग क्या होती है, इनको पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि वार्प और वेफ्ट वाइज जो 90 डिग्री के एंगल पर आपने देखा होगा, जब हम फीलिंग करते हैं तो ये कितने डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर ये कट करता है। तो ये क्या होते हैं, इस प्रकार से वीविंग की प्रोसेस की जाती है। मुख्यतः दो धागे यूज किए जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिजाइन यानी डिजाइन के अनुसार इसमें वेफ्ट की संख्या है, जो ये धागे होते हैं, बानों की संख्या है, वो ज्यादा कम हो सकती है, यानी 2 से ज्यादा धागे भी एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। वीविंग के बहुत सारे टेक्निक होती हैं, जो हमारा वीविंग का चैप्टर आएगा, आपको पहले भी थ्योरी में मैंने पूरा करवा दिया है कि वीविंग किस प्रकार से की जाती है। ये हमारा वीविंग हो गया। वीविंग के बाद हमारा आता है परिसज्जा, फिनिशिंग आती है। परिसज्जा या फिनिशिंग इनको कहते हैं। फिनिशिंग होती है यानी परिसज्जा। परिसज्जा में क्या किया जाता है, वस्त्र बुनाई के पश्चात जो कपड़ा होता है, यानी जब हमने वीविंग की, जब वीविंग के बाद जो कपड़ा आता है वो पहनने के लायक नहीं होता है। वीविंग से यानी करघे से उतरा हुआ कपड़ा, करघे यानी हैंडलूम से उतरा हुआ कपड़ा, करघे से उतरा हुआ कपड़ा, उतरा हुआ कपड़ा पहनने लायक नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स कहते हैं, ग्रे गुड्स कहते हैं, यानी इनको क्या कहा जाता है, ग्रे गुड्स कहा जाता है। ये जो करघे से उतरा हुआ कपड़ा है वो ग्रे गुड्स कहलाता है, क्योंकि ये पहनने के लायक नहीं होता। पहनने के लायक क्यों नहीं होता, जब ये बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, गंदे हाथ लग जाते हैं, धूल मिट्टी लग जाती है, और बहुत सारे दाग धब्बे भी लग जाते हैं, और इनको बनाने में टाइम लगता है, और ये कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। इसलिए बनते बनते कपड़ा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए और वो क्या है, उसमें बहुत सारी परिसज्जाएं
देनी होती है बाद में, उस कपड़े को पहनने लायक बनाने के लिए उसमें फिनिशिंग देनी पड़ती है, उसको परिसज्जा देनी पड़ती है। अब कई प्रकार की परिसज्जाएं होती हैं, कुछ तो ऐसी होती है जो कि डेली की लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि प्रोफेशन के अनुसार उनमें दी जाती है। जैसे कि कई प्रकार की परिसज्जाएं हैं, मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि इसमें देते हैं सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा। सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा, सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा क्या होती है, आप देखते हैं कॉटन का कपड़ा, मुख्यतः कॉटन का ही कपड़ा ऐसा होता है जिनको धोने के बाद में वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसको कुछ हद तक बचाने के लिए, अब उसको 100% तो ये नहीं कर सकते कि उसको पूर्ण रूप से क्या कर सके, सिकुड़ने से बचा सके, लेकिन मोस्टली क्या है कि इतना कर दिया जाए कि उसकी फिनिशिंग इस प्रकार से दी जाए कि उसको कुछ हद तक क्या कर दिया जाए, सिकुड़ने से बचाने के लिए सिकुड़न रोधी परिसज्जाएं दी जाती हैं। उसके बाद में जैसे कि कपड़े को जो बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या होते हैं, रोए उठ जाते हैं, तो उन रोए को हटाया जाता है। रोए उठते हैं, जैसे कि जो कपड़ा होता है इसके ऊपर बनाते टाइम क्या है, रोए उठते हैं, तो उनको मशीनों के द्वारा, यांत्रिक परिसज्जा के द्वारा इनको काट दिया जाता है, जिससे क्या होती है, सरफेस है वो जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है। तो रोए यानी कि नैपिंग की जाती है, रोए हटाने को बोलते हैं, नैपिंग बोलते हैं इसको, नैपिंग यानी रोए हटाना। उसके बाद जब कपड़ा बनाते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप देखते हैं जब वस्त्र जो होता है उसके दोनों किनारे पर, जो हमारा कपड़ा होता है, थान का कपड़ा जब आप लेते हो तो दोनों किनारे के ऊपर यहाँ पर छेद होते हैं, दोनों एड्स जो होती हैं, जो किनारी होती है यहाँ पर छेद होते हैं। वो छेद इसलिए होते हैं क्योंकि कपड़ा बनते टाइम क्या है कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इस टेढ़े मेढ़ेपन को निकाला जाता है, और वो कौन सी परिसज्जा द्वारा निकाला जाता है, वो टेंटरिंग के द्वारा निकाला जाता है। टेंटरिंग के द्वारा इस परिसज्जा, टेंटरिंग के द्वारा ये परिसज्जा दी जाती है, इसको टेढ़े मेढ़ेपन को दूर किया जाता है। उसके बाद में जो कपड़े क्या हो जाते हैं, पीले, सफेद कपड़े हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो उनको पीलापन दूर किया जाता है, उनकी ब्लीचिंग की जाती है, गंदगी वगैरह निकालने के लिए उनकी ब्लीचिंग की जाती है। और उसमें जैसे कि अब हमें जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं लोग, अग्नि अवरोधक बनाने के लिए उस कपड़े में अग्नि अवरोधी परिसज्जा दी जाती है। अग्नि फायर प्रूफ कपड़ा बनाने के लिए अग्नि अवरोधी परिसज्जा दी जाती है, ताकि जब अग्नि विभाग के जो लोग हैं अगर वो काम करते हैं तो उनके कपड़ों में आप देखते हो वो आग नहीं पकड़ते, तो वो अग्नि अवरोधी परिसज्जा उनके ऊपर होती है, उनकी कोटिंग होती है, जिससे वो कपड़े जलते नहीं है, यानी कि आग नहीं पकड़ते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं बरसात के टाइम में आप बरसाती पहनते हैं, छाते का यूज करते हैं, टेंट वगैरह जब होते हैं, तिरपाल है, उनमें आप देखते हैं कि पानी अंदर नहीं जाता है, तो वो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जल अवरोधी परिसज्जा की हुई होती है। जल अवरोधी परिसज्जा उसके ऊपर की होती है, वाटरप्रूफ फिनिश उसको दी होती है, इस वजह से उसके अंदर पानी अंदर नहीं जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, कपड़े को प्रयोग में लाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती हैं। तो ये हो गई हमारी फिनिशिंग हो गई। अब फिनिशिंग के बाद इसमें क्या करते हैं, रंगाई व छपाई का काम किया जाता है। फिनिशिंग हो गई, रंगाई व छपाई का काम। रंगाई व छपाई क्या है, डाइंग एंड प्रिंटिंग है। डाइंग एंड प्रिंटिंग का काम किया जाता है। अब रंगाई व छपाई क्या होती है, रंगाई व छपाई से आप क्या समझते हैं, जैसे कि
कपड़े को आप देखते हो चुन्नी वगैरह डाई करवाते हो तो उसे क्या कहते हैं, रंगाई कहा जाता है। आप कई बार देखते हैं जैसे कि रंगाई और छपाई में मुख्य डिफरेंस क्या होता है कि रंगाई है, रंगाई में हम जो डाई का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर फैब्रिक को छोड़ दिया जाता है और जो कलर होता है वो कपड़े के रेशों में अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर तक घुस जाता है और उनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, बंधन हो जाता है, जिससे क्या है कपड़े में रंगाई हो जाती है, कपड़े पर कलर दिखने लग जाता है। तो छपाई में क्या करते हैं, छपाई में उसकी सरफेस के ऊपर किया जाता है। जैसे कि आप दीवारों को क्या करते हैं, पेंट करते हैं और जब दीवारों से इसको खरीदेंगे उसको हटाएंगे तो इजीली वो हट भी जाता है, जैसे हट जाता है। तो आप देखते हैं कि जो छपाई का कार्य होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, सतह के ऊपर किया जाता है छपाई में, या चाहे कपड़े की, तो हमने दीवार की बात की, अगर हम कपड़े पर भी करते हैं तो छपाई में कलर है वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते हैं। आप बैक साइड में देखते हैं प्रिंटिंग में, जैसे कि टी शर्ट वगैरह होती है उनके उसके ऊपर आप देखते हो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, टैग लगे होते हैं, प्रिंटिंग की हुई होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के नेम वगैरह लिखे होते हैं। तो आप देखते हैं कि वो ऊपर की सरफेस पे दिखते हैं, अंदर की तरफ उल्टा करके देखते हैं तब वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसका मेन डिफरेंस यही होता है कि छपाई में जो कार्य करते हैं वो सरफेस के ऊपर रहता है, सतह के ऊपर रहता है, ना कि वो रेशे के अंदर तक पेनिट्रेट करता है, रेशे के अंदर वो कलर नहीं जाता है। रंगाई में कलर है वो रेशे के अंदर तक चला जाता है, कलर रेशे ना उस कलर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन छपाई में ऐसा नहीं होता, वो सरफेस के ऊपर रहता है। और इसको करने के बाद क्या करना पड़ता है, इनको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज जब प्रेस वगैरह कर देते हैं तो ये इजीली ऊपर निकल भी जाते हैं। तो मुख्यतः यही डिफरेंस होता है रंगाई और छपाई में। तो रंगाई के द्वारा और छपाई के द्वारा वस्त्रों को डेकोरेट किया जाता है, सुंदर किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रंग उनको प्रदान किए जाते हैं। छपाई में विभिन्न प्रकार के ऊपर सरफेस को एनरिच किया जाता है, यानी उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो छपाई और ये हो गई हमारी रंगाई। अब इसमें क्या है, ये तो हमारी हो गई, इस प्रकार से आप देखते हैं कि वस्त्रों को जो भी कलर देना होता है वो वहाँ पर दे दिया जाता है, जो भी प्रिंटिंग करनी होती है वो कर देते हैं। इसके बाद कपड़ा है वो पहनने के लिए यानी मार्केट में चला जाता है, तो मार्केट में जाकर वो आप उससे कोई भी गारमेंट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया हमारे सूती वस्त्रों का निर्माण। इसमें आपको आज के पॉइंट में बताया मैंने पूनी किस प्रकार से बनाई जाती है, पूनी बनाना, फिर पैटर्न देना, फिर हमने उसकी वीविंग की, वीविंग के बाद में हमने उसकी फिनिशिंग की और फिनिशिंग के बाद में उसकी रंगाई और छपाई का कार्य किया जाता है। ये जो ऑलमोस्ट लास्ट वाले जो स्टेप्स है, जैसे कि पैटर्न देना, वीविंग और फिनिशिंग और ये छपाई का जो आपको पॉइंट्स बताए थे, ये ऑलमोस्ट सभी जो भी रेशे हम करेंगे उनमें सेम रहेगा। आगे वाले प्रोसेस सब वो चेंजेस होते रहेंगे, जो लास्ट वाले हैं वो इसके अंदर सेम रहेंगे। अब हम करते हैं इसमें, ये तो हो गई सूती वस्त्रों के निर्माण विधि, किस प्रकार से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब हम करेंगे सूती वस्त्रों की विशेषताएं करेंगे। विशेषताएं हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक विशेषताएं और दूसरी होती है रासायनिक विशेषताएं। भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। दो कपास की जो विशेषताएं हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। जितनी भी हम विशेषताएं पढ़ेंगे उन सभी को हमने दो भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं।
भौतिक विशेषताओं में हम इनको वन बाय वन करके करेंगे। भौतिक विशेषताएं करेंगे पहले, जिनको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इनको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है इसको। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आएगा इसके अंदर भौतिक विशेषता, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा संगठन की बात करते हैं, यानी इसमें करते हैं कंपोजिशन की बात करते हैं। फर्स्ट आएगा कंपोजिशन यानी कि संगठन। संगठन की बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं। संगठन किसे कहते हैं कि जो हमारा सूती रेशा है, ये किन किन चीजों से, इसके अंदर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है। तो कपास का रेशा होता है, जितने भी वानस्पतिक रेशे आपको बताए थे वो क्या बताए थे, सेलुलोजिक होते हैं। सेलुलोजिक रेशे होते हैं ये सभी सेलुलोजिक रेशे होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं। अब इसमें सेलुलोज का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, इसमें हमारे सेलुलोज का फॉर्मूला रहेगा C6H10O5 और होल स्क्वायर N। ये इसका फॉर्मूला होता है सेलुलोज का। सेलुलोज का फॉर्मूला रहेगा C6H10O5 और होल स्क्वायर N, यानी नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि भी जो, यानी कि जो कपास है, कपास का है रेशम है, इसके अंदर 6 कार्बन के अणु होते हैं। कार्बन के 6 अणु हैं इसके अंदर, और हाइड्रोजन के 10 अणु हैं। हाइड्रोजन के इसके 10 अणु होते हैं, और इसके अंदर ऑक्सीजन के इसके अंदर 5 अणु विद्यमान होते हैं। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु विद्यमान होते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए कि जो हमारा ये कंपोजिशन है, इसके अंदर सेलुलोज होता है। अभी आपको बताया ये सेलुलोजिक रेशा है। सेलुलोज होता है वो 40 to 90% इसके अंदर
क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वही है, वही क्वालिटी, वही पॉइंट अब यहाँ पर आएंगे। वो सारे ये जितने भी पॉइंट्स होंगे भौतिक या रासायनिक विशेषताओं के, सभी रेशों में एक समान होंगे, लेकिन उसके अंदर यही बताएंगे कि इस रेशे की जैसे कि संगठन क्या होता है, कॉटन का संगठन ये है, रेशम का ये है, ऊन के अंदर ये पाया जाता है, लिनन के अंदर ये होता है, रेयॉन में ये होता है, नायलॉन में ये पाया जाता है। फिर उसके हम संगठन के बाद में बात करते हैं, रेशे की लंबाई की बात करते हैं। रेशे की लंबाई की बात करते हैं। जितने भी रेशे होते हैं, जितने भी लंबाई व व्यास की बात करते हैं, इसमें हम लंबाई और व्यास दोनों की ही बात कर लेते हैं। व्यास मोटाई को बोलते हैं, जो मोटाई होती है। अब इसमें रेशे की जो लंबाई होती है, टोटल की रेशे की लंबाई होती है आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक मैक्सिमम पाई जाती है। आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक इसकी लंबाई मैक्सिमम होती है। ये नेचुरल फाइबर में प्राकृतिक जो रेशे हैं उनमें सबसे छोटा रेशा इसका कॉटन का पाया जाता है। अब ये तो अपने इंडिया की है, इसके अलावा जो भारत का है, भारत वाला जो रेशा है, इसके अलावा हमने भारतीय रेशे की लंबाई लगभग इतनी हो जाती है, मैक्सिमम इतनी होती है। अमेरिका का जो रेशा है वो 3 इंच का होता है। अमेरिका का जो रेशा है वो 3 इंच होता है। और मिस्र का जो रेशा है, मिस्र का जो रेशा है उसकी लंबाई 4 इंच मैक्सिमम पाई जाती है। तो ये हो जाता है इसमें रेशों की विभिन्नता, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो इसके अकॉर्डिंग होती है, कॉटन के अकॉर्डिंग, तभी वहाँ का रेशा क्या है, लंबा होता है। तो अपने इंडिया के जो रेशे की बात करते हैं, इसकी लंबाई आधे से 2.5 इंच होती है। अब उसके बाद में इसमें बात करते हैं, हम रंग व चमक की बात करते हैं। रंग और चमक की बात करते हैं कि सूती जो रेशा होता है उसकी रंग और चमक कैसी होती है। इससे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी रचना। माइक्रोस्कोपिक व्यू, अगर हम इसको कॉटन के रेशे को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, इसकी संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है। जब इसको माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है, देखने पर अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य काट अलग अलग इसमें दिखाई देती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो काट होती है वो इसमें अलग अलग दिखाई देती है। किस प्रकार की होती है इसमें, उसकी बात करते हैं। रेशे को अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य काट होती है और अनुदैर्घ्य काट होती है। ये दो प्रकार की काट हम करके इसमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार की इसकी संरचना दिखाई देती है। अब अनुप्रस्थ काट होती है वो किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ काट में रेशे को, जो ये रेशा है, ये मान लो ये रेशा है, सूती रेशा है, तो इसको हम इस प्रकार से काटते हैं, हॉरिजॉन्टल काटते हैं, इस प्रकार से हम काटते हैं, तो ये क्या कहलाती है, इसकी अनुप्रस्थ काट कहलाती है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ से जो होगा वो क्या है, अनुप्रस्थ काट होती है। सरफेस पे से उसको ऐसे काटना, जैसे कि खीरा काटते हैं तो हम कैसे काटते हैं, हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ऐसे प्रोसेस करते हैं। अनुदैर्घ्य काट क्या होती है, जब हम किसी भी रेशे को, ये रेशा होता है और हम इसको खीरा होता है, जैसे कि खीरा है उसको हम बीच में से लंबाई में काट लेते हैं, यानी रेशों को लंबाई में काटना क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य काट कहलाती है। तो माइक्रोस्कोप से ये दो प्रकार के व्यूज देखे जाते हैं, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट।
इनके काट करके इनको देखा जाता है। जो कॉटन की अनुप्रस्थ काट होती है, अनुदैर्ध्य में अनुप्रस्थ, कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देती है। जब कपास कच्ची होती है तो बिल्कुल एक पाइप की तरह, कच्ची नली की पाइप की तरह वो दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, सैप नामक तरल पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। परंतु जब ये रेशा, जब ये कॉटन कपास का रेशा धीरे धीरे सूख जाता है तो ये सैप नामक जो तरल पदार्थ होता है ये भी सूख जाता है, क्योंकि ये तरल जो पदार्थ सैप है ये चिपचिपा होता है, और जब ये सूख जाता है तो क्या है, ये सैप सूख कर ये सूख जाता है। सूखने के बाद ये लिक्विड है वो दिखाई नहीं देता है, और इससे रेशा, सैप के कारण तो ये सिकुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही सैप सूख जाता है तो आप देखते हैं, जैसे कि आप सब्जियां देखते हैं, आप देखते हैं कि जब ताज़ा होती है, फ्रेश होती है, वो बिल्कुल फ्रेश होती है तो बिल्कुल हरी हरी दिखाई देती है, और जैसे ही वो सूख जाती है, बासी हो जाती है, एक दो सुबह की और रात शाम की जो सब्जी होती है उसमें भी देखना कि उसमें भी फर्क आ जाता है, वो शाम तक क्या होती है, मुरझा जाती है। तो आप देखते हैं कि उसमें क्या होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं वो उस पर सूखते चले जाते हैं, इसीलिए दुकानदार क्या करते हैं, उसके ऊपर बार बार पानी छिड़कते रहते हैं, उसको गीला करते रहते हैं ताकि वो मुरझाए नहीं। तो इस प्रकार से जब ये सैप सूख जाता है तो जो कॉटन होती है वो सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये अनुप्रस्थ होती है। अब जब रेशम ये जो सूख जाता है, सूती, ये जो सूती धागा है, जब ये कपास है वो जब सूख जाता है तो इसके अंदर, इसमें घूमे घूमे रिबन के समान स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, इसमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लग जाते हैं। ये इस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार से ऐसे रिबन की तरह इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब ये सूखने पर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं कॉटन को, सूखेला कॉटन को, तो ये रिबन की तरह इसके अंदर घुमाव दिखाई देता है। तो ये हो गई हमारे रेशे की लंबाई और व्यास की बात। ये हमने सूक्ष्मदर्शीय रचना की बात की। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं रेशे की रंग एवं चमक की बात करते हैं। रंग एवं चमक की बात करते हैं कि कपास का जो रेशा होता है उसकी रंग और चमक कैसी होती है। कपास के रेशे की कच्ची अवस्था में इसके जो रेशे होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, परंतु जैसे, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित तो होता है, परंतु जैसे जैसे कपास पकती हुई जाती है, पकने के पश्चात ये रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। कच्ची अवस्था में भूरे होते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ये वाइट कलर के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप के कारण इसके रेशे पीले पड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया, कल भी बताया था कल की क्लास में, कि कई बार क्या हो जाता है कि बरसात हो जाती है, थोड़ी कॉटन को टाइम रहते नहीं तोड़ा जाता और बरसात आ जाती है तो वो रेशे पीले पड़ जाते हैं। तो वैसे तो सभी जितने भी नेचुरल फाइबर हैं उनसे सभी से कॉटन का रेशा सफ़ेद होता है, लेकिन बरसात के कारण ये रेशे पीले भी पड़ जाते हैं। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है, इनके अंदर चमक कम होती है। कच्ची अवस्था में अगर आप देखते हो तो इसके अंदर चमक दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ये सूख जाता है इसमें से चमक कम होती जाती है, जिससे के कारण इससे बने वस्त्र मलिन एवं मंद रूप दिखाई देते हैं, यानी डल अपीयरेंस के दिखते हैं। ऐसे आप कॉटन के कपड़े लाते हो, कई बार आप देखते हो किसी को कहते हैं कि भी नया कपड़ा लिया है, नया सूट सिलवाया, लेकिन लग नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बार पहना हुआ है। तो वो क्या होता है कि कॉटन के चमक में नेचुरली कॉटन का जो रेशा होता है उसमें चमक नहीं होती है, उसी के कारण वो डल अपीयरेंस देता है। कृत्रिम विधि मर्सराइज्ड प्रक्रिया के द्वारा इसमें चमक पैदा की जाती है। मर्सराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर, यांत्रिक प्रोसेस है जिसके अंदर इसको चमक प्रोवाइड की जाती है।
तो ये हुई हमारी इसकी भौतिक, कुछ हमने भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि संगठन की बात की, रेशे की लंबाई की बात की, सूक्ष्मदर्शी रचना की बात की, और हमने फिर उसके रंग और चमक की बात की। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल